मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम अपने चैप्टर 4 का टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एसटीडी। नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको, एसटीडी स्टैंड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो किसी भी अनहेल्दी से हेल्दी वन में ट्रांसफर होता है वाया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इस टॉपिक को कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपके बोर्ड में मैक्सिमम 2 और 3 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है और आप फोकस करेंगे कॉजिंग एजेंट ऑफ एसटीडी। बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोन जो डिफरेंट टाइप की एसटीडी कॉज करते हैं ह्यूमन के अंदर। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड के लिए, एक तो कॉजिंग एजेंट ऑफ एसटीडी और एक एसटीडी एसिम्प्टोमेटिक क्यों होती है। कि नॉर्मली आपने कोई भी डिजीज सुना है तो उसके सिम्टम्स आते हैं और उस सिम्टम के बेस पे हम कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये किस डिजीज से बिलोंग करता है। लेकिन एसटीडी की एक खासियत है कि ये अर्ली स्टेज में, प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज में इट रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, या तो सिम्टम्स ही नहीं आते या सिम्टम्स इतने माइल्ड होते हैं कि कोई भी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। और जब तक इसके सिम्टम्स आते हैं तब तक ये बहुत ही ड्रेडेड और लिथल फॉर्म में पहुंच जाती है। तो एसटीडी को एक तो डिटेक्ट करना, डायग्नोज करना ही थोड़ा मुश्किल है, तो इसकी डिटेक्शन के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करेंगे उसको एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं एसटीडी की डेफिनेशन पे। इज द डिजीज विच ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनहेल्दी टू हेल्दी वन वाया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इसको यदि प्रिवेंट कराना है तो या तो मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड कराया जाए या फिर बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज किया जाए। इट इज कॉमनली सेड टू बी वीडी। वीडी स्टैंड फॉर वेनरल डिजीज। जैसे आपने स्पेशलिस्ट सुने होंगे कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट पेशेंट को डील करते हैं, उसी तरह से वेनरल स्पेशलिस्ट होते हैं, वीडी होते हैं, जो किसको डील करते हैं, सभी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को डील करते हैं, एसटीडी को डील करते हैं। आरटीआई स्टैंड फॉर हेयर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब आती है एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या होता है। एसिम्प्टोमेटिक, देयर इज नो अराइवल ऑफ सिम्टम्स या सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिलेड ट्रीटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नेगेटिव इफेक्ट, कि आपने देखा कि प्राइमरी स्टेज में देयर इज नो अराइवल ऑफ सिम्टम्स, इसका मतलब जब सिम्टम ही नहीं आया तो लोगों ने इतना ध्यान ही नहीं दिया। और लेटर स्टेज ऑफ एसटीडी ये इतनी लीथल हो जाती है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन लीड कराती है, लाइक पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इन्फ्लेमेशन क्या मतलब होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है लोकलाइज्ड टिश्यू डैमेज। पेल्विक रीजन, पेल्विक टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, रिप्रोडक्टिव रीजन के लिए बच्चों। तो जो यदि फीमेल की बात करें तो इट लीड टू माइनर डैमेज टू वजाइना, सर्विक्स, और यदि धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाए तो इवन इट लीड टू सर्विकल कैंसर ऑल्सो। स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब जो नियोनेट पैदा हो रहा है बच्चा, वो उसकी मतलब हम कहें कि मरे हुए बच्चे का पैदा होना, दैट फिनोमिना इज सेड टू बी स्टिल बर्थ। कि यदि मदर को एसटीडी है, बहुत ही सीरियस एसटीडी है लाइक सिफिलिस, गोनोरिया, तो कई बार उसका जो बेबी डिलीवर होता है वो लाइव नहीं रहता, डेड कंडीशन में डिलीवर होता है। नेक्स्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अनवांटेड इम्प्लांटेशन हो जाती है। जैसे इम्प्लांटेशन नॉर्मली कहाँ होती है, यूट्रस में, लेकिन कई बार फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो जाती है। दिस इज ऑल्सो मतलब हम कह सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए भी कहीं ना कहीं एसटीडी रिस्पॉन्सिबल होती है। इनफर्टिलिटी, यदि लंबे टाइम तक इसको ट्रीट ना किया जाए तो इट लीड टू इनफर्टिलिटी, मतलब कपल फर्दर प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो दीज आर सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एसटीडी इफ इट इज नॉट ट्रीटेबल, या टाइम रहते इसका इलाज नहीं होता है। नेक्स्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट। आप खुद ही देख रहे हैं कि बहुत ही एसिम्प्टोमेटिक रहती है, तो कैसे कंफर्म करेंगे कि वो उसको ये प्रॉब्लम है या किसी भी पर्सन को एसटीडी है, तो कैसे कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करते हैं। तो हम इसके अंदर 2 टेस्ट पढ़ेंगे, एलाइसा एंड पीसीआर, जो मैं आपको बायोटेक यूनिट 4 में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। एलाइसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे विच इज बेस्ड ओवर एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। जो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, ये इसका प्रिंसिपल है। कैसे वर्क करता है, कितने टाइप के एलाइसा होते हैं, सैंडविच एलाइसा, डायरेक्ट एलाइसा, इनडायरेक्ट एलाइसा, ये मैं आपको यूनिट 4 में एक्सप्लेन करूंगी। पीसीआर, पीसीआर का नाम आजकल आप लोग सुन ही रहे होंगे, इवन कोरोना टेस्टिंग के लिए भी आजकल पीसीआर को यूज कर रहा है। दिस इज वेरी रिवोल्यूशनरी टेक्निक और टू डायग्नोज डिजीज बिफोर सिम्टम अराइवल। इसको प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहा जाता है। व्हाई इट इज सेड टू बी प्री डायग्नोस्टिक, कि
सिम्टम आने से पहले ही, सपोज किसी की हिस्ट्री चल रही है, फैमिली में किसी को एसटीडी है या कपल को एसटीडी है, तो जो उसका पार्टनर होता है उसको पीसीआर सजेस्ट कराया जाता है कि कहीं उसके अंदर भी तो ये बीमारी नहीं आ गई। तो पीसीआर इट बिहेव एज अ प्री डायग्नोस्टिक किट, कि सिम्टम आने से पहले हम किसी भी पर्सन के अंदर इस डिजीज को कंफर्म कर सकते हैं। तो पीसीआर बहुत ही यूनिक टेक्निक है एंड इट इज बेस्ड ओवर डीएनए एम्प्लीफिकेशन, कि यदि किसी के बॉडी में पैथोजन एंटर करता है, उसका डीएनए मल्टीप्लाई कर रहा है बॉडी में, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड इट इज बेस्ड ओवर प्रिंसिपल डीएनए एम्प्लीफिकेशन। डीएनए की कॉपीज बनाता जाता है, बढ़ती चली जाती है बैक्टीरिया की, वायरस की, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर टेस्ट बहुत ही यूनिक टेस्ट है। अगेन इसको भी हम बायोटेक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन आफ्टर स्टेनिंग। सपोज अक्रॉस जेनेटिलिया, जेनाइटल ऑर्गन दैट इज सेक्स ऑर्गन, उसके क्रॉस बहुत ही म्यूकोइड रिलीज हो रहा है या हम कहें वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसकी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है माइक्रोस्कोप के अंडर। उसको देखा जाता है स्टेन करके कि उसके अंदर कुछ इस तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस तो लोकेटेड नहीं है। तो यदि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है बैक्टीरिया को, तो ये भी एक कंफर्म केस बताता है कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एसटीडी। तो देयर आर, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है, बेटा नेम एनी 2 कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एसटीडी। तो आप क्या लिखेंगे? एलाइसा एंड पीसीआर। नेक्स्ट, एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। अब बात आती है कि गवर्नमेंट की क्या एफर्ट है, इसमें थोड़ा सा बता दूं कि एसटीडी किस एज ग्रुप में ज़्यादा देखी गई है। तो इट इज़ मोर प्रोन इन एज ग्रुप 15 to 24 ईयर्स, मतलब एडोलेसेंट एज में इसको ज़्यादा देखा गया है, इसका अग्रेस बहुत देखा गया है। क्यों? क्योंकि इस एज में बहुत ही सेक्स रिलेटेड हम कहें कि मिथ होते हैं या उनको पता ही नहीं होता, बच्चों में, टीनेजर्स में बहुत क्वेरीज होती हैं, तो उनके अंदर एसटीडी का खतरा नॉर्मल एडल्ट से ज़्यादा देखा गया है। तो एक तो आपने स्टार्टिंग में मैंने आरसीएच प्रोग्राम कराया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम, जिसके अंदर गवर्नमेंट सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी कर रही है कुछ स्कूल में, या सेक्स एजुकेशन को करिकुलम में ऐड कराया जा रहा है ताकि एडोलेसेंट को इसके रिगार्डिंग मोटिवेट कराया जाए, उनको बताया जाए कि एसटीडी कैसे ट्रांसमिट होती है या एसटीडी से कैसे बचा जा सकता है, या कुछ भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो मस्ट कंसल्ट विद वेनरल स्पेशलिस्ट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम लेके आई? रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिनका मेन मोटिव है कि इस एज ग्रुप, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, उनको एजुकेट कराया जाए रिगार्डिंग सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, एग्जाम्पल बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, जो एसटीडी को प्रिवेंट कराती है। तो ये थी गवर्नमेंट की एफर्ट्स, इंडियन गवर्नमेंट की एफर्ट। नेक्स्ट कम ओवर डिफरेंट टाइप ऑफ एसटीडी। तो हमारे सिलेबस में सीबीएसई के आपके +2 के सिलेबस में 2 टाइप के एसटीडी आपके सिलेबस में है बच्चों, बैक्टीरियल एंड वायरल एसटीडी। नाम से क्लियर है, जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं उसको बैक्टीरियल एसटीडी बोलते हैं, जो वायरसेस कॉज करते हैं उनको हम वायरल एसटीडी कॉज कहते हैं। तो बैक्टीरियल एसटीडी आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, 2 टाइप की हैं, सिफिलिस एंड गोनोरिया। तो आपको मेजर फोकस किसके ऊपर करना है? कॉजिंग एजेंट पे। तो सिफिलिस कॉज्ड बाय ट्रिपोनेमा पैलिडियम एंड इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 10 to 90 days। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्यूबेशन पीरियड? द पीरियड ऑफ पैथोजन एंट्री टिल सिम्टम अराइवल। जब भी किसी हॉस्ट के अंदर पैथोजन की एंट्री होती है और जब तक सिम्टम्स नहीं आ जाते, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। तो आप यहाँ पे देखिए बहुत ग्रेट वेरिएबिलिटी है, कुछ में सिम्टम 10 दिन में ही आ रहा है, कुछ में 90 दिन लग रहे हैं सिम्टम्स आने में। टोटली डिपेंड ओवर आवर इम्यूनिटी। जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है उनके अंदर सिम्टम लेटर स्टेज में अपीयर होते हैं। जैसे अभी आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे कोरोना के ही साइलेंट कैरियर चले आ रहे हैं, उनके अंदर सिम्टम्स ही नहीं आते, तो इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट ही नहीं हो पाता क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो इंक्यूबेशन पीरियड डिसाइड द अराइवल ऑफ सिम्टम्स इन एनी हॉस्ट। तो 10 to 19 डेज में, 90 डेज में सिम्टम्स अपीयर होने शुरू होते हैं अलग अलग। अब जो सिफिलिस है, मैंने अगेन आपको बताया कि एसटीडी remain asymptomatic in early stage, या it resemble to mild disease, किसी अदर mild disease से resemble करती है। तो जो सिफिलिस है which is caused by Trypanosoma pallidum, it ऑपरेटेड, या हम कहें कि इसके 3 स्टेज है। जैसे कैंसर की आपने स्टेजेस सुनी होगी, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, टर्शरी, क्वाटरनरी स्टेज, उसी तरह से सिफिलिस कितने स्टेज में किसी भी हॉस्ट की बॉडी में एग्जिस्ट करती है? 3 स्टेज में, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज एंड टर्शरी स्टेज। तो इट एग्जिस्ट इन 3 स्टेज। प्राइमरी स्टेज, ध्यान से सुनना, 1 to 3 वीक्स इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे सिफिलिस की एंट्री हुई।
डेवलपमेंट ऑफ कैंकर, क्या होता है कैंकर? थोड़ा सा कैंकर समझाने से पहले, जैसे कभी भी आपने कोई हार्ड चीज से काम किया हो, किसी से भी, जैसे हार्ड या बहुत झाड़ू लगा ली हो, या कोई एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट से आपने काम किया हो, तो आपने नोटिस किया होगा आपके फिंगर्स के पास कुछ हार्ड एरिया अपीयर हो जाता है जिसके अंदर पानी भरा रहता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कैंकर। या आप कभी नंगे पांव चले हो, बहुत ज्यादा कुछ रफ सरफेस पे चले हो, तो आपके पैरों में इस तरह की कैंकर्स अपीयर हो जाती हैं। तो उसी तरह से सबसे प्राइमरी स्टेज में क्या अपीयर होता है बच्चों? कैंकर। हेयर कैंकर इज हार्ड स्वोलन बैक्टीरियल फिल्ड सोर, छाले से हो जाते हैं जिसके अंदर बैक्टीरियल कॉलोनीज बनी हुई हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कैंकर व्हिच इज अपीयर्ड मेनली इन ग्रोइन रीजन, नियर थाई रीजन, या रिप्रोडक्टिव जो जेनेटिलिया है फीमेल एज वेल एज मेल जेनेटिलिया, उसके चारों तरफ छोटे छोटे कैंकर्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, जिसको अर्ली स्टेज में कुछ लोग मानते हैं कि इट बिलोंग टू स्किन एलर्जी, लेकिन एक्चुअल में ये प्राइमरी सिम्टम्स किसका है? सिफिलिस का। और 20% इन बिटवीन फिंगर्स और लिप रीजन। कुछ लोगों को कैंकर्स कहाँ पे अपीयर होते हैं बच्चों? टर्मिनल, या हम कहें कि साइड ऑफ लिप्स में, या इन बिटवीन फिंगर्स। तो जब फिंगर्स पे, लिप्स पे कैंकर अपीयर हो रहे हैं तो उनको लगता है कि ये कोई बीमारी ही नहीं है, लेकिन ये किसका प्राइमरी सिम्टम हो सकता है? सिफिलिस का। सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो कैंकर डिमिनिश, धीरे धीरे कैंकर क्या होना शुरू हो जाता है? डिमिनिश, डिसअपीयर्ड होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव रीजन है, पेल्विक रीजन है, इट लीड टू एक्टिवेशन ऑफ म्यूकोइड ग्लैंड, तो धीरे धीरे म्यूकस रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो अर्ली स्टेज में यदि किसी ने ध्यान नहीं दिया तो बहुत बैड स्मेल, फाउल स्मेल के साथ म्यूकस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है जेनेटिलिया से, एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ मेल एंड फीमेल। तो उस स्टेज को हमने क्या कहा? सेकेंडरी स्टेज। अभी तक भी यदि ध्यान ना दें, वेनरल स्पेशलिस्ट से कंसल्ट ना करें, एंटीबायोटिक डोज ना लें, तो सिफिलिस कहाँ एंटर कर जाती है? टर्शरी स्टेज। इसको हम इरिवर्सिबल स्टेज मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि इस स्टेज में आने के बाद सिफिलिस को ठीक करना लगभग 90% इनक्योरेबल स्टेज में पहुंच जाता है। मतलब इट बैडली अफेक्ट आवर वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, ब्रेन एटसेट्रा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये न्यूरोसिफिलिस, नाम से क्लियर हो रहा है, न्यूरोसिफिलिस बैक्टीरिया जो है ट्रिपेनोमा पैलिडियम, ये ग्रोइन रीजन से ब्लड के क्रॉस होते हुए कहाँ पहुंच चुके बच्चों? ब्रेन टिश्यू तक। अब ये बहुत तेजी से ब्रेन टिश्यू को डैमेज करना शुरू करेंगे तो डिमेंशिया की प्रॉब्लम आ जाएगी, पैरालिसिस की प्रॉब्लम आ जाएगी, बॉडी की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली टू डेथ। उसी तरह से कार्डियोसिफिलिस की बात करें तो नाम से क्लियर है, सिफिलिस किसको अफेक्ट कर रही है यहाँ पे? किडनी को, अपने हार्ट को अफेक्ट कर रही है, और हार्ट में ये बैडली अफेक्ट करता है एरोटा को। आपको पता ही है एरोटिक आर्क जो हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, यदि एरोटा ही अफेक्ट हो गई तो देयर इज नो सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होगी, एंड इट इंक्रीज द चांस ऑफ हार्ट फेलियर, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। एंड इट ऑल्सो लीड टू रीनल सिफिलिस, और हम कहें कि नेफ्रोसिफिलिस। कई बार ये बैडली डैमेज करती है नेफ्रॉन ऑफ द किडनी, एंड इट इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर किडनी फेलियर। तो थर्ड स्टेज में आप देख रहे हैं कि इसका कोई लेना देना नहीं है ग्रोइन रीजन से, कोई लेना देना नहीं है जेनेटिलिया से। इट बैडली अफेक्ट अवर वाइटल ऑर्गन्स, और वाइटल ऑर्गन्स यदि अफेक्ट होते हैं तो इट इज हाईली फेटल का मतलब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है पेशेंट के लिए। ट्रीटमेंट, इट इज अगेन क्योरेबल अप टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी स्टेज में क्या अपीयर हुआ बच्चों? कैंकर। सेकेंडरी स्टेज में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं? म्यूकस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा जेनेटिलिया, और टर्शरी स्टेज में अपने वाइटल ऑर्गन्स क्या होने शुरू हो जाते हैं? डैमेज। तो ट्रीटमेंट देयर आर, ऐसे यदि हम कहें तो ये क्योरेबल डिजीज है, और बहुत सारे एंटीबायोटिक लाइक सेफ्रिडॉक्सिन, पेनिसिलिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सुना ही होगा आपने, टेट्रासाइक्लिन, मतलब देयर आर सो मेनी वैरायटीज ऑफ एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट टू क्योर सिफिलिस। Next come over second bacterial STD, gonorrhea, which is caused by Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae it belong to gram negative Diplococcus bacteria. आप +1 में पढ़ के आए हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये नीट का क्वेश्चन है, आया हुआ भी था बेटा 2 साल पहले, कि ये किससे बिलोंग करता है? इट बिलोंग टू ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। कैसी शेप होती है इसकी? कोकस, स्फेरिकल इन आउटलाइन होती है, और ग्राम स्टेन से इसकी स्टेनिंग नहीं होती, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। अब
बात करते हैं कि ये कैसे अफेक्ट करता है या पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड इज जस्ट 2 to 5 days, मतलब एंट्री होते 2 से 5 दिन में ही कुछ ना कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो प्राइमरी सिम्टम्स की बात करें तो बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग ब्यूटेरेशन, जब पेशेंट यूरिन पास आउट करता है तो उसको बहुत बर्निंग सेंसेशन, जलन होती है ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिन को पास करते समय। ईचिंग एंड फ्लूइड डिस्चार्ज अक्रॉस जेनिटेलिया, इचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। और स्टिल बर्थ, यदि मदर के अंदर ये है तो उसका अगेन बेबी कैसा डिलीवर होगा, डेड। PID, pelvic inflammatory disease, localized tissue damage in cervix and vagina, अगेन आपने क्या देखा, cervix यदि badly damage होगी तो it increase risk factor of cervical cancer, and last it may cause serious ophthalmic defect और ophthalmic cancer in neonate। यदि मदर को गोनोरिया है और यदि वो नॉर्मल डिलीवरी कर रही है, जब बेबी डिलीवर हो रहा है क्रॉस वजाइना, अक्रॉस बर्थ कैनाल, तो उसका कौन सा ऑर्गन बैडली इफेक्ट होता है, ऑप्थेल्मिक, आई ऑर्गन। और बच्चे के अंदर सीरियस आई एलर्जी, बाय बर्थ कुछ बच्चों में सीरियस आई एलर्जी नोटिस होती है या आई कैंसर नोटिस होता है, बहुत तेजी से, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पहुंच जाती है। एंड सम टाइम देखा गया है इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, मदर विथ सफरिंग फ्रॉम गोनोरिया। नेक्स्ट अगेन ट्रीटेबल है, सिफिलिस के कंपैरेटिवली देखें तो लेस लीथल है, बहुत सारे एंटीबायोटिक इसके भी अवेलेबल है, पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। नेक्स्ट कम ओवर वायरल एसटीडी, नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको वायरल एसटीडी कौन कॉज करते हैं बच्चों, वायरसेस कॉज करते हैं। इसके अंदर हम मेजर 2 डिजीज जो आप लोग क्लास से पढ़ते हैं, एड्स एंड हेपेटाइटिस, लेकिन हम इसके अंदर 4 डिजीज डिस्कस करेंगे 1 by 1 विद देयर सिम्टम्स एंड कॉजिंग एजेंट। मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, ट्रीटमेंट, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही चीज़ हैं, कॉजिंग एजेंट एंड सम सिम्टम्स। नेक्स्ट कम ओवर एड्स, बिल्कुल कॉमन डिजीज है, सुनते आ रहे हैं आप, लेकिन अभी भी 100% क्योरेबल नहीं है, इसका आज तक कोई इलाज ढूंढा नहीं गया है। तो कॉजिंग एजेंट कौन है इसका, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसा वायरस जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, वीक कर देता है, मैक्रोफेजेस एंड टी सेल के ऊपर अटैक करता है। आपने 2 तरह के लिम्फोसाइट पढ़े होंगे, बी सेल एंड टी सेल। तो टी सेल यदि बॉडी में तेजी से घटते हैं तो आवर बॉडी इज प्रोन टू मोर एंड मोर इन्फेक्शन, उतनी तेजी से इन्फेक्शन आना शुरू होता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 6 to 10 ईयर। यदि किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो सिम्टम्स आने में बहुत टाइम लग जाता है, इम्यूनिटी वीक है तो बहुत ही अर्ली सिम्टम अराइवल नोटिस किए गए हैं। नेक्स्ट ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट करता है, ब्लड एंड सीमेन के थ्रू, जैसे इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिना ब्लड चेक किए ही ट्रांसफ्यूज करा दिया जाए, डोनर से लेकर रेसिपिएंट को दे दिया जाए, या इन्फेक्टेड निडल को यूज़ किया जाए, या हम कहें कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड फ्रॉम मदर टू देयर बेबी। लेकिन इस तरह की मेडिसिन आ गई है कि यदि मदर पॉजिटिव भी है तो उसके बेबी को आज के टाइम पे कैसा डिलीवर कराया जाता है, सेफली, दैट इज HIV नेगेटिव। सिम्टम्स क्या है इसके, अब आपको क्लियर ही है कि इम्यून सिस्टम वीक हो गया है तो इसके सिम्टम्स मेनली क्या दिखाई देते हैं, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, बॉडी के अंदर परसिस्टेंट फीवर बना रहता है, कफिंग बनी रहती है, हेडेक बना रहता है, वॉमिटिंग बनी रहती है, इंडाइजेशन बनी रहती है, डायरिया की प्रॉब्लम बार बार अपीयर होती है, बहुत एक्सेसिव मतलब हम कहें कि फ्रीक्वेंट बॉवेल मूवमेंट होती है, डायरिया कॉमन नोटिस होता है HIV पेशेंट में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेट लॉस, यदि किसी का अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है दैट इज द प्राइमरी साइन ऑफ सर्टेन डिजीज लाइक HIV, एड्स, कैंसर, या हम TB के अंदर भी इसको प्राइमरी साइन मानते हैं, स्पेसिफिक सिम्टम्स मानते हैं। तो फीवर एंड वेट लॉस इज द मेजर सिम्टम ऑफ HIV। ट्रीटमेंट, देयर इज नो परमानेंट क्योर ऑफ HIV, लेकिन सर्टेन कुछ मेडिसिन है लाइक जिडोविडिन, एजिटोथाइमेडिन, डाइडेनोसोन, ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जो HIV पेशेंट को ठीक तो नहीं कर पाती लेकिन उसको उसी स्टेज पे रोक देती है, मतलब उसको एक हेल्दी लाइफ लीड कराने में हेल्प कर सकती है या उसके लाइफ को प्रोलॉन्ग करती हैं। इसके अंदर एक चीज़ और हम पढ़ेंगे कि ये इनक्योरेबल है और थोड़ा सा सोसाइटी भी इनके साथ बड़ा ही हेटेड बिहेवियर होती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे आप जिसको हम नाकू बोलते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड एड्स डे आपको पता ही है कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नाकू का मेन मोटिव क्या है बच्चों, कि जिन एड्स पेशेंट की
घर से निकाल दिया गया, सोसाइटी में बड़ा ही हैवॉक बिहेवियर हो रहा है उनके साथ, तो नाको लीड टू रिहेबिलिटेशन ऑफ एड्स पेशेंट। उनको मेडिकेशन भी देती है, उनको रहने के लिए घर भी देती है और एक अच्छी लाइफ उनको लीड कराती है। नेक्स्ट कम ओवर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस सुनते ही आपके माइंड में आता होगा जॉन्डिस, पीलिया। बहुत तरह के हेपेटाइटिस स्टेन हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए गंदा पानी गंदा खाना खाने से होती है, हेपेटाइटिस बी जिसको आप काला पीलिया बोलते हैं, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ई, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हेपेटाइटिस स्टेन हैं। लेकिन एसटीडी में हम मेनली किसको रखते हैं, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी को। लेकिन आपके सिलेबस में मेजर फोकस किस पे है, हेपेटाइटिस बी। इसको हम सबसे ड्रेडेड डिजीज मानते हैं। यदि हम कहें कि मेडिकल साइंस में जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इस डिजीज से डरते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट स्वेट कॉन्टैक्ट से, हैंड शेक से भी एक दूसरे से क्या होता है, ट्रांसमिट। जरूरी नहीं है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो, इवन स्वेट कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट, या हम कहें कि इवन शेयरिंग ऑफ निडल्स, शेयरिंग ऑफ रेजर से भी ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। इट इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, जिसको HBV शॉर्ट में बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड अगेन 30 to 80 डेज। ट्रांसमिशन ब्लड ट्रांसफर, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सलाइवा, स्वेट कॉन्टैक्ट, इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर। आपने सुना होगा एडोलेसेंट एज ग्रुप में बहुत बच्चे ड्रग्स लेते हैं, हेरोइन हो गया या बहुत अलग अलग टाइप के ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है, LSD अवेलेबल है, हेरो और कोकेन अवेलेबल है। तो एक ही सीरीज को, एक ही निडल को वो शेयर करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है किसकी ट्रांसमिशन के लिए, हेपेटाइटिस बी। सिम्टम्स क्या आते हैं, फिटीक, बहुत थकावट रहती है, अगेन इसमें भी परसिस्टेंट फीवर रहता है, लो ग्रेड फीवर, जैसे हम कहें 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। येलोइंग स्किन एंड एब्डोमिनल पेन, राइट साइड में बहुत सीवियर पेन उठता है कभी कभी, या परसिस्टेंट पेन बना रहता है, लिवर बैडली अफेक्ट होता है, और यदि इसको टाइम रहते ट्रीट ना किया जाए तो इट लीड टू लिवर सिरोसिस। सिरोसिस क्या होता है, जो लिवर है वो बहुत तेजी से श्रिंक होना शुरू होता है, एंड अल्टीमेट फिर फर्दर उसके अंदर एडिपोज टिश्यू एक्टिवेट हो जाते हैं एंड इंक्रीज फैट डिपोजिशन, जिसको हम फैटी लिवर सिंड्रोम कहते हैं। और फिर भी ठीक ना किया जाए या ट्रीट ना किया जाए तो अल्टीमेटली टू लिवर कैंसर, एंड इट इज़ हाईली फेटल। लेकिन अब बात आती है क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, तो अब इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट भी आ चुके हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन आ चुकी है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। वैक्सीन का क्या बेनिफिट होता है कि यदि कोई ऐसा रिस्क फैक्टर में है या किसी को हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस ज़्यादा है, यदि उसको वैक्सीनेट करा दिया जाए तो इस इन्फेक्शन से उसको बचाया जा सकता है। तो एज सच प्रॉपर कोई स्पेशलाइज्ड मेडिकेशन नहीं आई है, लेकिन बहुत सारे हम कहें कि ड्रग्स आ चुके हैं जिसको अर्ली स्टेज में रोक देते हैं, ट्रांसमिशन को रोक देते हैं, और इसकी वैक्सीन्स भी आ चुकी है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स, जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। तो हेपेटाइटिस बी इज मोर कंटेजियस, मोर इन्फेक्शियस देन HIV/AIDS. Next come over another 2 viral STD. First one is genital herpes and second one is genital warts. अब इसके बारे में थोड़ा सा नीट के अंदर क्वेश्चन आता है बच्चों, आपके NCERT में इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो आप सिर्फ कॉजिंग एजेंट पे फोकस करेंगे। जेनाइटल हर्प्स कॉज्ड बाय हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस क्या कॉज करता है, सिम्टम्स ध्यान से सुने। वेसाइकुलोपिस्चुलर लेजन, जैसे आपने एक्ने देखी होंगे, पिंपल्स देखे होंगे कि ये स्किन है और स्किन एपिथेलियल सेल की इरप्शन हो जाए और उसके अंदर पस भर जाए, तो जो पिंपल फिल्ड विथ पस, उसके लिए टर्म यूज करते हैं वेसाइक्लोपिस्चुलर। पिस्चुलर वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, पस फिल्ड कैविटी, स्किन इरप्ट हो जाए और उसके अंदर क्या भर जाए, पस भर जाए, एंड दैट इज सेड टू बी वेसाइक्लोपिस्चुलर लेजन अलोंग विथ पेनफुल अराइथ्रीमेटस अल्सर्स। अल्सर्स का मतलब होता है छाले, साथ साथ में यहाँ पे लाल लाल बिल्कुल रेडनेस के साथ छाले हो जाए, जैसे आपने कभी मुंह में छाले देखे होंगे, रेड से छाले से हो जाते हैं, उनके अंदर पस भरी रहती है, एंड दैट इज सेड टू बी अराइथ्रीमेटस अल्सर्स, और बहुत ही पेनफुल होता है। जनरली ओवर एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जेनेटिलिया के अराउंड इस तरह के स्ट्रक्चर अपीयर हो जाते हैं, पस फिल्ड पिंपल्स अपीयर हो जाते हैं, रेडनेस अपीयर हो जाती है, अल्सर्स अपीयर हो जाते हैं, छाले जैसे हो जाते हैं, एंड पेरी एनाल रीजन, एनस के चारों तरफ भी इस तरह की कोई पिंपल्स अपीयर हो रही है, या हम कहें कि पिस्चुलर लेजन्स अपीयर हो रहे हैं, तो ये किसके कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं, जेनाइटल हर्प्स के। और क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, फीवर, हेडेक, ईचिंग, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है यदि कहीं पे अल्सर अपीयर हुआ है या पिस्चुलर लेजन्स अपीयर हुए हैं, एंड अल्टीमेट फ्लूइड डिस्चार्ज अक्रॉस वजाइना।
इन्फेक्शन इन यूरेथ्रा एंड सर्विक्स और इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। एज सच इसका भी कोई मेडिकेशन नहीं आया है, अर्ली स्टेज में है, तो कुछ इस तरह की हम कहें कि कुछ पाउडर्स आ गए हैं जिससे इन प्यूस्टुलस को घटा दिया जाता है, लेकिन ये बहुत तेजी से स्किन टू स्किन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ये फैलता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैलता है, एंड शेयरिंग ऑफ टॉवल हो गया या शेयरिंग ऑफ क्लॉथ हो गया, उनके थ्रू भी इनकी ट्रांसमिशन देखी गई है और सीवियरली अफेक्ट करता है फीमेल को रादर देन मेल। मतलब जो जेनिटल हर्ब्स एंड जेनिटल वार्ड्स हैं ये 80% हम कहें कि इन्फेक्शन किस में कॉज करती हैं, फीमेल में। फीमेल के अंदर इनके चांसेस ज़्यादा नोटिस हुए हैं एज कम्पेयर टू मेल या मेल जेनेटिलिया में इस तरह के सिम्टम्स कम देखे गए हैं। नेक्स्ट कम ओवर जेनिटल वार्ड्स क्या होते हैं, मस्से देखे होंगे आपने, जैसे मस्कुलर आउटग्रोथ हो जाती है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वार्ड्स। कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरस है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। HPV, दिस वायरस अल्टीमेट लीड टू सर्विकल कैंसर इन फीमेल, कि जनरली ये बहुत ही कॉमन वायरस है और कुछ माइल्ड सिम्टम शो करता है अर्ली स्टेज में, लेकिन अगेन टाइम रहते इसको ट्रीट ना किया जाए तो इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विकल कैंसर। सिम्टम्स क्या होते हैं, अपीयरेंस ऑफ वार्ड्स ओवर द स्किन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटिलिया एंड पेरिएनल एरिया, एनस रीजन में और एक्सटर्नल जेनिटिलिया रीजन में कुछ छोटे छोटे मस्से से हार्ड मस्से अपीयर हो जाते हैं। मस्सा आपने देखा होगा, स्किन की आउटग्रोथ होती है, मोल होती है, उसको बोलते हैं। तो इस तरह की आउटग्रोथ नोटिस होती है और लेटर स्टेज में ये पेनफुल भी हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट यदि हम कहें तो अर्ली स्टेज में सर्जरी के थ्रू इन वार्ड्स को रिमूव कर दिया जाता है। In severe case, it lead to cervical cancer. Again, vaccine is available. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन आ चुकी है विच आर प्रिपेयर्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, लेकिन अगेन ये वैक्सीन ट्रीटमेंट की तरह यूज नहीं की जाती। इसका मेन है कि दे दिया जाए, ये वैक्सीनेट करा दिया जाए फीमेल में, तो इसके इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। आजकल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में HPV कॉमनली अवेलेबल है टू रिड्यूस द रिस्क फैक्टर ऑफ सर्विकल कैंसर। थैंक यू। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी एंड आर्ट।